আমরা odds in favor of event है and odds against event है। तो वही दो टॉपिक हम लोग 9.4 और 9.5 में करेंगे। 9.4 हम लोग एंड में करने वाले हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट, वो इजी टॉपिक है तो पहले वो करके लेंगे। आज के लेक्चर में स्टार्ट करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से। और क्वेश्चन नंबर 10 में 4 सब क्वेश्चन हैं, तो पहले क्वेश्चन को समझ के लेते हैं अच्छे से क्या है, और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री से सॉल्व हो जाएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन हु इज 45 ईयर ओल्ड, यहाँ पे ना स्पेसिफिकेशन दिया है कि जो मैन है उसका एज 45 इयर्स है और जो वाइफ है उसका एज 40 इयर्स है। यहाँ पे से स्पेसिफाई किया है कि मैन, हम लोग को एज से कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ हम लोग को एक क्या बोलते हैं, एक जनरल इंफॉर्मेशन दिया है कि मैन जिसका एज 45 इयर्स था और उसकी वाइफ जिसका एज 40 इयर्स है। यहाँ पे हम लोग क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन हु इज 45 इयर्स ओल्ड विल बी अलाइव टिल ही बिकम 70। 45 वाला मैन 70 तक जाने का चांसेस कितना है उसका, 5/12, और उसकी वाइफ जो 40 है उसको 65 तक जाने का चांस कितना है, 3/8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 25 ईयर हेंस, आप देखो 45 से 25 साल आगे बढ़ा दो 70 साल हो जाता है, 40 से 25 साल आगे बढ़ा दो 65 इयर्स हो जाता है। मतलब दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ कितना चांस है कि 25 साल ज्यादा जिएंगे। तो हस्बैंड का 25 साल ज्यादा जीने का चांस कितना था, दिया है क्वेश्चन में 5/12, और वाइफ का 25 साल ज्यादा जीने का चांस कितना है, 3/8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 25 ईयर हेंस, 25 साल बाद दोनों के दोनों अलाइव रहेंगे। सो वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कि बोथ आर अलाइव। तो चेक करते हैं इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का ए वाला पार्ट। सबसे पहले ध्यान देना अच्छे से, तो इवेंट लेना पड़ेगा। ए इज द इवेंट द मैन इज अलाइव, man who is 45 years old will be alive till 70। तो लोग क्या लिखेंगे, ए का, ए is the event that man who is 45 will be alive till 70। जिसका एज 45 इयर्स है वो 70 तक रहेगा, will be alive till 70। ठीक है। बी क्या रहेंगे हम लोग, इवेंट दैट हिज वाइफ who is 40 now, will be alive till 65, ये दिया है। ठीक है। तो 45 वाला मैन 70 तक जाने का चांस कितना है, बुक में दिया देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन, कितना दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पे जनरल क्वेश्चन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हम लोग को, कितना चांस है कि वो जिएगा 70 साल तक, 5/12, और कितना चांस है कि उसकी वाइफ जिएगी 65 तक, दैट इज गिवन एज 3/8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी अलाइव, गाइस हम लोग सबसे पहले इसका ना कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कितना हो जाएगा, इट्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या आगे जनरल क्वेश्चंस आएंगे सीधा सीधा पुट कर सकते हैं हम लोग। तो कितना आएगा, 1 माइनस 5/12, द आंसर इज 7/12। ठीक है। दूसरा आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश कितना आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। So 1 minus probability of B is 1 minus 3/8, which is given as 5/8। ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A dash 7/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ B dash 5/8। अब हमको पता है कि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है। आप बोलना मत क्यों यार, एक के जीने से दूसरे के जीने में क्या फर्क पड़ता है, उसी पिक्चर का डायलॉग है, तेरे बिना सब। ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक के लाइवलीहुड से दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो एक के अलाइव होने से दूसरे के अलाइव होने में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बोथ आर इंडिपेंडेंट, सिंपल। ठीक है। सो वी कैन से दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ऑब्वियसली ए डैश एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। तो ए डैश एंड बी डैश आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट। ये तो क्लियर हो गया सबको। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना चांस है कि दोनों के दोनों 25 साल आगे तक जिएंगे। तो यहाँ से बनेगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर अलाइव।
यहाँ से बनेगा फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर अलाइव इज एक्चुअली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड बाय इंडिपेंडेंट इवेंट्स के फॉर्मूला से क्या बनेगा, ये बनेगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आपका 5/12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आपका 3/8। सॉल्व किया 1 जार 4 जार 5/32 आएगा इसका आंसर। नहीं समझा कि समझा? बोलो क्लियर है? बोथ विल बी अलाइव, बोथ आर अलाइव मतलब क्या हो गया, दोनों के दोनों जिएंगे, साथ मरेंगे वाला कहानी है। दोनों साथ जिएंगे 25 साल तक, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी इज 5/32। अंडरस्टूड है आप लोग? पर्सन समझा इसका एवरीवन? Yes. Yes. फर्स्ट का सेकंड में थोड़ा सा चेंज किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 25 ईयर हेंस एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी अलाइव, सिर्फ एक ही कोई जिएगा। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आया है प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी अलाइव। मैंने बताया था एग्जैक्टली वन मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश या तो ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में जो चेंज लाया है लोग ने, क्या चेंज लाया है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी अलाइव। सेकंड क्वेश्चन में क्या चेंज लाया है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी अलाइव। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग सेकंड बी वाले का, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी अलाइव, क्या आएगा इसका आंसर, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज अलाइव। ये भी मैंने आपको पहले ही पढ़ा है, एग्जैक्टली वन क्या होता है, या तो प्योर ए या तो प्योर बी, बताया था मैंने आपको। ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश पहला, और दूसरा आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। अब हमें पता है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट इसको ब्रेक कर सकते हैं हम लोग कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको क्लियरली ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। वैल्यू पुट करो, बताओ आंसर कितना आएगा, दोनों के दोनों वैल्यूज है आपके पास। गेट विद द आंसर, चैट बॉक्स पे फटाफट बताओ व्हाट विल बी द आंसर। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। 25/48. 23/48. 48. कितना, 23/48। 48. तो आंसर इज 23/48। परफेक्ट। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा आंसर, 23/48। ठीक है, अब थर्ड सम पे आते हैं। इसका थर्ड सम क्या है, थर्ड सम में बोला है नन ऑफ देम विल बी अलाइव, सो बोथ आर अलाइव का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा वो, नन ऑफ देम विल बी अलाइव। एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी अलाइव, उसका कॉम्प्लीमेंट्री लेना है हम लोग को। तो इसको चेक करते हैं, नन ऑफ देम विल बी अलाइव, थर्ड में क्या आ रहा है, नन ऑफ देम विल बी अलाइव, कोई भी नहीं जिया, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्लियर ना, नन ऑफ देम विल बी अलाइव मतलब दोनों के दोनों नहीं रहे। थर्ड केस में क्या आएगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल बी अलाइव, none of them will be alive। तो इसका थर्ड क्वेश्चन क्या आएगा, इसका थर्ड क्वेश्चन आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है ना तो ए ना तो बी। तो इसको इंडिपेंडेंट इवेंट्स लगा दो, क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, इंडिपेंडेंट इवेंट से। तो ए डैश कितना है मेरा, ए डैश है मेरा 7/12 और बी डैश है मेरा 5/8। 35/96. 35/96, 7 5 and 12 8 35/96। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें लास्ट क्वेश्चन दिया है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा ये। एटलीस्ट क्या होता है, 1 माइनस नन। तो फोर्थ वाले पे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, फोर्थ वाले पे आते हैं। फोर्थ वाले में क्या बोला है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव, कोई ना कोई एक तो जिएगा ही, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे हम लोग। तो फोर्थ वाला क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अलाइव, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव। तो गाइस एटलीस्ट मतलब क्या होता है, मैंने कितनी बार बताया था आपको, एटलीस्ट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ नन होता है, ठीक है ना। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन विल बी अलाइव, 1 minus probability of none will be alive, तो 1 minus 35/96 कितना हो जाएगा आंसर, 61/96। 61/96। आई होप इट क्लियर है क्वेश्चन नंबर 10 अभी सबको, अंडरस्टूड? Yes. ठीक है,
तो आपको क्वेश्चन नंबर 11 तो मैंने पहले भी सिखा दिया था, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर Sir, 12 में। हाँ बोलो। इधर 25 years hence दिया है, अगर दूसरा कुछ था तो ईयर, दूसरा कुछ ईयर देता था तो। देखो आपको ना थोड़ा अच्छे समझना होगा, इधर देखो 45 करंट एज है, 70 तक जाने का कितना चांस है, 40 करंट एज है, 65 तक जाने का कितना चांस है। तो अगर आप देख लो द डिफरेंस बिटवीन 70 एंड 45 इज 25, 65 एंड 40 इज 25। तो हम 25 लोग को years. जो प्रोबेबिलिटी दिया है ना, जो प्रोबेबिलिटी दिया है वो 25 साल आगे का दिया है। तो जब क्वेश्चन 25 साल आगे का डेटा दे रहा है तो वो पूछेगा भी 25 साल आगे का ही। अगर वो बोल रहा है कि 45 से 60 तो कितना गैप हो गया, 15 साल का, तो वो बोलेगा 15 ईयर एंड्स। Yes. ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको हमेशा वो डिफरेंस ही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं पूछेगा कि 90 तक जाने का चांस कितना है, बिकॉज 90 का तो प्रोबेबिलिटी नहीं मेरे पास। आ रहा है समझ में, क्लियर हुआ? Yes sir. तो 25 ईयर हैंस इसको ऐसे पूछा था, 45 से 70, 40 से 65, तो दोनों के दोनों को आगे 25 साल बढ़ा के एज बताया था, इसलिए बोला था 25 ईयर हैंस। तो वो हम लोग को बहुत अच्छे से क्लिक करना है कि 25 ईयर हैंस जो था वो डिफरेंस बिटवीन द एज गैप था। ठीक है, 45 से 70 एंड 40 से 65, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 25 ईयर्स है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 10 सबको समझ में आए, चारों सब क्वेश्चन बहुत इजी थे। आई विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। अब क्वेश्चन नंबर 12 ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 से हमारा टफ क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 12, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, हटा रहा हूं इसको मैं। डन एवरीवन, क्लियर है सब सबको? Yes, sir. विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। अभी क्वेश्चन नंबर 12 में ना थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे वहां पे, तो आप लोगों को मैं बहुत आराम से सिखाने वाला हूँ, मेरे को बताना कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। देखो इतना इजी तो नहीं है ऑनलाइन में बताना, बट कोशिश तो पूरा किया जा रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप 2-3 बार पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है सुनो, अ बैग कंटेन्स 3 येलो एंड 5 ब्राउन बॉल्स, अनदर बैग कंटेन 4 येलो एंड 6 ग्रीन बॉल्स। तो हमारे पास दो बैग है, बैग 1 और यहाँ पे बैग 2। तो बैग 1 में मेरे पास 3 येलो और 5 ब्राउन बॉल है बैग 1 में, और बैग 2 में मेरे पास 4 येलो और 6 ब्राउन बॉल है। तो ये बैग 1 और बैग 2 के अंदर क्या क्या बॉल से ये बताया। इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, यहाँ से एक बॉल निकाला, यहाँ से एक बॉल निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स ऑफ द सेम कलर। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, आपने यहाँ से एक बॉल निकाला, आपने यहाँ से एक बॉल निकाला, दोनों, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर। तो यहाँ से येलो बॉल आने का चांस कितना है, बोलो फटाफट। फर्स्ट बैग से येलो बॉल आने का चांस कितना है? 3/8. 3/8. 3/8. परफेक्ट। सेकेंड बैग से येलो बॉल आने का चांस कितना है? 4/10. 4/10. क्या बात है। फर्स्ट बैग से ब्राउन बॉल आने का चांस कितना है? 5/8. 5/8. सेकेंड बैग से ब्राउन बॉल आने का चांस कितना है? 6/10. 6/10. बस हो गया अपना आंसर। तो यहाँ से येलो बॉल, यहाँ से येलो बॉल 3/8 into 4/10, both the balls are yellow balls, so both the balls are of same color, that means this will give us two cases, both are yellow or both are brown. So both are yellow 3/8 into 4/10 प्लस, और मतलब प्लस, both are brown 5/8 into 6/10। बोलो समझ में आया, शॉर्टकट में आया ना? Yes. अब इसको पूरा लिखना पड़ेगा, ध्यान देते हैं अच्छे से, लिख के बताना पड़ेगा थोड़ा। तो यहाँ पे हम लोग ने बैग 1 को y1 बोल दिया। तो y1 क्या है? इवेंट दैट येलो बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, इवेंट दैट येलो बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, इवेंट दैट येलो बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1। ठीक है, और यू कैन सी द फर्स्ट बैग। तो y2 क्या रहेगा? सेम y2 रहेगा, इवेंट दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। फिर सेम वे अपना b1 क्या रहेगा? b1 क्या रहेगा? b1 रहेगा इवेंट दैट ब्राउन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, और b2 क्या रहेगा? इवेंट दैट ब्राउन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। पूरा लिख रहा नहीं हूं मैं, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। ठीक है, तो y1 मतलब बैग 1 से येलो बॉल निकाला, y2 मतलब बैग 2 से येलो बॉल निकाला, b1 मतलब बैग 1 से ब्राउन बॉल निकाला, और b2 मतलब बैग 2 से ब्राउन बॉल निकाला। अब हम लोग ने जो पूछा आपको वो आपने बता दिया पहले ही। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल फ्रॉम बैग 1 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ y1, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y1 वी आर गोइंग टू गेट एज 3/8। then what is the probability of y2? Probability of getting yellow ball from bag 2 is actually 4/10.
probability of getting brown ball from bag 1 is actually 5/8, and probability of getting brown ball from bag 2 is actually 6/10. We all know this, right? अब हमको क्या चाहिए? Both the balls are of same color. So now guys ध्यान देना अच्छे से. Probability 12th का A वाला पार्ट है ना ये. Probability that both the balls are of same color. Probability that both the balls are of same color. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तो both are yellow, both are yellow, या तो आएगा both are brown. Probability both are brown, both are yellow, and probability that both are brown. ठीक है? So both are yellow, both मतलब intersection होता है, तो probability of y1 intersection y2 clear है, and both are brown मतलब probability of b1 intersection b2. गाइस अभी bag 1 bag 2 दो अलग अलग bags है, तो bag 1 में से मैं क्या निकाल रहा हूँ, bag 2 को फर्क पड़ता है क्या? ऑब्वियसली नहीं फर्क पड़ता है, इंडिपेंडेंट. इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ y1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y2 प्लस यहाँ पे क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ b1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b2. ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप? इंडिपेंडेंट इवेंट्स. शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, आप पूरा लिखोगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स. नाउ पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर. प्रोबेबिलिटी ऑफ y1 कितना मेरा? 3/8 इनटू y2 कितना मेरा? 4/10 प्लस b1 कितना मेरा? 5/8 इंटू b2 कितना मेरा? 6/10. So 12 plus 30, 42/80, and 42/80 is actually 21/40. 21/40. 21/40. देख लो अच्छी समझ में आएगा. क्लियर है? बोलो समझा सब पक्का? एवरीवन? The answer is 22/40. अब दूसरे में क्या बोल रहा है? What is the probability that both the balls are of different color? तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ले लेंगे. 1 minus 21/40. परफेक्ट. तो बी में क्या आएगा? Probability that both the balls are of different color is 1 minus probability that both the balls are of same color. So 1 minus 21/40. तो सेकंड का आंसर आएगा 19/40. कर लोगे ना खुद से आप कॉम्प्लीमेंट्री? हाँ. Probability that both are different color. Probability that both are of different color is actually equal to 1 minus 21/40. The answer is 19/40. आया करने पढ़ाई कर रहा हूँ, समझ गया सबको पक्का? Everyone? B वाला पार्ट. Yes. Yes. Now we'll move to next sum. Take the screenshot. इसका screenshot ले लो. नेक्स्ट सम पे आते हैं. तो नेक्स्ट सम पे चलते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है. We'll talk about next sum. So guys, हटा रहा हूँ इसको मैं. स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, A और B दोनों समझा दिया मैंने. We'll talk about sum number 13 now. सम नंबर 13 ज्यादा हार्ड नहीं है, अगर जिनको समझ में आ रहा है बेसिक, उनको अच्छे से समझ में आएगा. इंडिपेंडेंट इवेंट्स कब लगाना है? जब एक का ऑकरेंस दूसरे को कुछ इफेक्ट नहीं क्रिएट करता हो. तो बात करेंगे सम नंबर 13 का. और सम नंबर 13 में हम लोग को बोला गया है कि एक अर्न है. अर्न मतलब इट्स अ काइंड ऑफ टोपी टाइप. एंड अर्न contains 4 black, 5 white, and 6 red balls. 4 black, 5 white, and 6 red balls. 2 balls are drawn at random, one after the other without replacement. 2 balls निकाले गए और भी बिना replacement के. What is the probability that at least one of them is a black? क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ब्लैक? हम लोग क्या करेंगे? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ब्लैक मतलब नन इज ब्लैक. हम लोग निकालेंगे यहाँ पे नन ऑफ द बॉल इज ब्लैक. ठीक है ना? सो ए इज अ इवेंट दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लैक. इवेंट हम लोग अभी किया था ना पीछे, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ब्लैक. तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नन इज ब्लैक. तो ए इज अ इवेंट दैट द फर्स्ट बॉल इज ब्लैक. इवेंट दैट द फर्स्ट बॉल इज ब्लैक. A is the event that the first ball is black. हम लोग मान लेते हैं कि पहला बॉल ब्लैक है. अब विदाउट रिप्लेसमेंट दिया है, तो ऑब्वियसली विदाउट रिप्लेसमेंट दिया मतलब यहाँ पे कंडीशन लगने वाला है. तो B is the event that the second ball is black.
इवेंट दैट सेकंड बॉल इज ब्लैक, क्योंकि दो बॉल्स निकाल रहे हैं ना हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कम से कम एक ब्लैक होगा। मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं आपको जो समझा रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे बोला गया है टू बॉल्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ब्लैक। हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं पहला बॉल ब्लैक और दूसरा बॉल ब्लैक, तो क्या इस पहला बॉल ब्लैक आने का चांस कितना है? ठीक है, 4/15. 4/15. तो मेरी बात समझने की कोशिश करना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा 4/15, और दूसरा बॉल ब्लैक आने का चांस कितना है? तो दूसरे बॉल पे कंडीशन लग जाएगा ना, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई हो जाएगा 3/14 आएगा. 3/14. हाँ 3/14 सर. ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई हो जाएगा, ये कंडीशन लग जाएगा इस पे। तो हम लोग अगर सेकंड बॉल भी ब्लैक निकालना चाहते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख देते हैं यहाँ पे समझने के लिए। क्या आएगा इसका आंसर 3/14। ठीक है, 14. 14. कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, क्योंकि इस पे फर्स्ट बॉल पे कंडीशन लग रहा है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? बी बाई 3/14। तो हम लोग अभी क्या निकालेंगे? बोथ आर ब्लैक। क्या निकालेंगे हम लोग? बोथ आर ब्लैक। समझना कोशिश करना गाइस यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। फॉर्मूला नहीं बैठ रहा है, डायरेक्टली करना पड़ेगा। फॉर्मूला नहीं बैठ रहा हमारा, आंसर तो ओरली आ जाएगा बट फॉर्मूला नहीं बैठ पा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट बॉल ब्लैक आने का चांस कितना हो गया 4/15, और सेकंड बॉल ब्लैक आने का चांस कितना हो गया? हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। नन हो गया ना ये, इसका कॉम्प्लीमेंट्री। तो ए इंटरसेक्शन बी तो मिल जाएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं कि एग्जैक्टली at least one of the ball is a black ball. What is the probability that at least one of them is black? ठीक है, मैं डायरेक्टली कराने की कोशिश करता हूँ इसको, प्लीज समझना कोशिश करना गाइस। ए डैश क्या रहेगा? शॉर्टकट में करा रहा हूँ, सुनो। ए डैश क्या रहेगा? इवेंट दैट द फर्स्ट बॉल इज नॉट ब्लैक। इवेंट दैट फर्स्ट बॉल इज नॉट ब्लैक। और बी डैश क्या रहेगा? इवेंट दैट सेकंड बॉल इज नॉट ब्लैक। विदाउट रिप्लेसमेंट ना, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा इसको, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है ये। आंसर शॉर्टकट में देखो कैसे आता है, मैं बताता हूँ गाइस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द बॉल इज ब्लैक बॉल, एक बॉल ब्लैक होना चाहिए, मतलब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। इसको मैंने अभी पढ़ा था ना, एटलीस्ट वन ऑफ द बॉल इज अ ब्लैक बॉल, एटलीस्ट वन ऑफ बॉल इज ब्लैक बॉल। मैं समझाता हूँ, सुनना अच्छे से। Probability that at least one of the ball is black ball is 1 minus probability that none is black. None is black, ठीक है ना, एक भी ब्लैक नहीं है। तो 1 माइनस गाइस, पहला बॉल ब्लैक नहीं होने का चांस कितना है? पहला बॉल ब्लैक नहीं होगा मतलब 11, 5 व्हाइट 6 रेड में से कोई आना चाहिए। तो पहला बॉल व्हाइट, पहला बॉल क्या ब्लैक नहीं होने का चांस कितना है? 11/15। 11/15. दूसरा बॉल ब्लैक नहीं होने का चांस कितना है? 10/14। कुछ समझा? आया ना? बोलो आया ना यार। सर नहीं समझा सर. पहला बॉल ब्लैक नहीं होने का चांस कितना है? 11/15, और दूसरा बॉल ब्लैक नहीं होने का चांस कितना है? 10/14। यस सर, अभी समझा. 1 माइनस 5 जार 7 जार 55 अपॉन 5 जार 7 जार 105। क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा? 50/105, एंड 50/105 का टेबल लगेगा तो कितना आएगा? 10/21 इज आंसर। तो आंसर तो रेडी है हमारे पास, आंसर 10/21 आ रहा है, ठीक है। बोलो कुछ समझा क्या बताया मैंने? नहीं समझा? यस Yes सर. sir, समझा. समझा? तो अभी मैं जो लिखाने जा रहा हूँ ना उसको समझना अच्छे से, जो मैं लिखाने जा रहा हूँ ना उसको समझना अच्छे से, सुनो। तो ए डैश क्या रहेगा मेरा? इवेंट दैट फर्स्ट बॉल इज नॉट ब्लैक। मैं अपने तरीके से लिखा रहा हूँ आंसर, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, तो इस पे हम लोग का ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगने वाला है। इवेंट दैट द फर्स्ट बॉल इज नॉट ब्लैक, इवेंट दैट द फर्स्ट बॉल इज नॉट ब्लैक। और बी डैश क्या रहेगा? बी डैश रहेगा इवेंट दैट द सेकंड बॉल इज नॉट ब्लैक, सेकंड बॉल इज नॉट ब्लैक, ठीक है।
तो गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मतलब पहला बॉल ब्लैक नहीं होने का चांस कितना है? 11/15। ये तो आपने बताया मुझे। पहला बॉल ब्लैक नहीं होने का चांस कितना है? 11/15। ये आपने बताया। अब दूसरा जो आएगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश आएगा, बट एक्चुअली में इसमें कंडीशन लगेगा ए डैश का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश कंडीशन ए डैश, तभी तो एक कम हो गया ना। तो दूसरा बॉल ब्लैक नहीं आने का चांस कितना है? 10/40। बोलो समझा अभी? आया ना? यस सर। यस सर। Yes. हम लोग क्या लगा रहे हैं? हम लोग ढूंढ रहे हैं प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ब्लैक। एटलीस्ट वन ऑफ द बॉल इज ब्लैक। हम लोग ढूंढ रहे हैं प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द बॉल इज ब्लैक is actually equal to 1 minus probability that none of the ball is black. So none of the ball is black मतलब क्या होता है? 1 minus probability of A dash intersection B dash, बराबर है ना? none of बताया था मैंने आपको पहले भी। और इसको फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A dash into probability of B dash by A dash। पढ़ाया मैंने अभी आपको जस्ट। Probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B by A। याद आया? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो 1 माइनस ब्रैकेट में आएगा 11/15 into 10/14। सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली मिलेगा आंसर 21 बाय कितना था? 21 बाय क्या था यार? 10/21। 10/21. ठीक है, देख लो अच्छे से समझ में आएगा। सम नंबर 13 एवरीवन अच्छे से समझा? सम नंबर 13 क्लियर हुआ? 100% पक्का? तो आंसर आएगा 10/21। इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आएगा 10/21। 10/21 देख लो अच्छे से। सम नहीं समझा तो प्लीज पूछो, नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछो, और अगर समझा तो हाँ बोलो, कंफर्म करो चैट बॉक्स पे एवरीवन। क्लियर हुआ है सम सबको? मूव Yes. करते हैं नेक्स्ट सम पे। Yes. हटा रहा हूं इसको मैं। विल मूव टू सम नंबर 14। हटा रहा हूं। सर इस सम को ऐसे भी कर सकते हैं ना, फोर पहले ब्लैक निकलेगा, फिर दूसरा डिफरेंट कलर, फिर पहले डिफरेंट कलर निकलेगा, फिर दूसरा ब्लैक कलर, फिर दोनों में भी ब्लैक कलर, इसको प्लस कर दिया तो भी आंसर वही आएगा। यस सर। आपका आया आंसर सर? यस सर। तो राइट है, आंसर आया तो राइट है। एन में चेक मेन वुमेन वाले भी लगेगा वैसे ही चलेगा, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये जो मैंने बताया ये भी समझ में आया ना? मेरे को लगता है ये वाला थोड़ा इजी था। ये वाला मैंने क्यों किया? क्योंकि पीछे मैंने एटलीस्ट वाला कराया था ना, 10th वाले समय कराया था। देखो एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल बी अलाइव, इसलिए मैंने कराया। ठीक है ना? क्या रिलेट करता है ना पीछे वाले सम से? ये रिलेट करता था, इसके लिए मैंने बोला कि इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सिखाने को। अंडरस्टूड ना? आपका भी राइट ही है। चले आगे। We'll move to the next sum. Sum number 14. Three fair coins are tossed. What is the probability of getting 3 heads given that at least 2 coins shows head? तो guys ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको मैंने वो मुट्ठी बंद करके सिखाया था ना कंडीशन वाला, वैसे ही कुछ है। तो 3 coins are tossed, ध्यान देना अच्छे से। आंसर तो शॉर्टकट में आ जाएगा, बट मैं आपको फिर भी अच्छे से लिखा के दे रहा हूँ। 3 coins are tossed, उसका सैंपल स्पेस आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में हम लोग को लिख के बताना पड़ेगा, ओरली नहीं बताना है। तो सैंपल स्पेस क्या रहेगा इसका? H H H H H T H H T H T H आएगा, H T T T H H T H T T T H and then finally T T। ये इसका सैंपल स्पेस। तो N of S कितना आ गया मेरा? N of S आ गया 8। अब यहाँ पे पहला इवेंट क्या बोल रहा है? गेटिंग 3 heads। So A is the event of getting 3 heads। Event of getting 3 heads। ठीक है, तो A के अंदर क्या आएगा? ट्रिपल H। So therefore number of A कितना आएगा? Number of A आएगा 1। ठीक है, नंबर ऑफ ए कितना आएगा? 1। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा?
देख लेते बाद में। देखो इसका प्रोबेबिलिटी आएगा 1/8, वो बाद में देख लेते हैं। बी क्या रहेगा हमारा? बी रहेगा हमारा गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स ना। एटलीस्ट 2 हेड मतलब 2 भी चलेगा 3 भी चलेगा इसमें। तो बी के अंदर क्या आएगा? एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 चाहिए, 3 भी चलेगा। तो ट्रिपल एच भी आ जाएगा इसमें, एच एच टी भी आ जाएगा इसमें, एच टी एच भी आ जाएगा चार इसमें, टी एच एच भी आ जाएगा इसमें। तो 4 वैल्यूज आएंगे। देखो नंबर ऑफ बी कितना हो गया? नंबर ऑफ बी हो गया 4। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? हम लोग ने ए निकाला, हम लोग ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया 1/8। 1/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया 1/8 और दूसरा क्या आएगा? 4/8 4/8 1/2 हम लोग दोनों में कॉमन निकालने वाले हैं। ए इंटरसेक्शन भी क्या रहेगा? तो आप देख रहे हो अच्छे से, ए H इंटरसेक्शन कॉमन रहेगा सिर्फ ट्रिपल एच। तो इसका भी फॉर्मूला क्या आएगा? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 और इसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/8। 1/8 1/8 तो सोचो ना यार, आप खुद ही ओरली सोचो ना। मैंने ना 3 कॉइन टॉस किया। अब देखो ओरली समझने की कोशिश करिए। देखो 3 कॉइन टॉस किया और बाद में मैंने मुट्ठी में जो आंसर आया, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ना कम से कम 2 हेड मिला है। तो कम से कम 2 हेड मिला मतलब ये सब पॉसिबल चांसेस है। कितना चांस होगा कि आपको तीनों के तीनों हेड मिले? तो इन चारों में तीनों के तीनों हेड आने का कितना चांस है? बोलो फटाफट, क्या आएगा आंसर? 1/4 1/4। सिंपल सा आंसर है ना। एक बार फिर से सुनो, 3 कॉइन को टॉस किया है तो हाथ में मैंने जो आउटकम आया उसको मैंने हाथ में पकड़ा और आपको मैंने बताया कि मेरे हाथ में जो आउटकम है उसमें कम से कम 2 हेड है। तो आपके दिमाग में आया कम से कम 2 हेड मतलब ये 4 पॉसिबल केस होंगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितना चांसेस है कि तीनों के तीनों हेड हो? तो ये 4 पॉसिबल 1/4 1/4। तो ये ओरली हो गया, ओरली समझ में आ गया। अब फॉर्मूला के हिसाब से जाना है, फॉर्मूला के हिसाब से जाना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 1/8। नाउ हम लोग को फॉर्मूला के हिसाब से जाना है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, व्हाट इज ए? गेटिंग ऑल 3 हेड्स। all 3 heads कंडीशन बी दैट एटलीस्ट 2 ऑफ देम आर हेड्स। प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर हेड्स गिवन दैट एटलीस्ट 2 हेड्स occur, राइट? तो इसका फॉर्मूला क्या था आपको याद है? Probability of A A by intersection B probability of A upon intersection probability B of B upon probability of B. What is A intersection B? 1/8 and its probability of B 4/8. The answer is 1/4 जो हम लोग ने थोड़ा टाइम लगा के किया। तो दिस इज अ वे टू राइट इन पेपर। पेपर में अगर आया तो इस तरीके से लिखना आपको। अंडरस्टूड है? ओरली आंसर सेकंड्स में आता है बट लिख के दिखाना पड़ेगा क्लास। बोलो समझा? अंडरस्टूड एवरीवन? आया ना? yes yes sir yes चलो ट्राई करो 15 सम। कितनी बार सिखाया मैंने? 15 सम ट्राई करो अभी कर दो एवरीवन। 2 मिनट है। सम नंबर 15 आई नीड द आंसर। सम नंबर 15 का आंसर चाहिए, ट्राई करो अच्छे से। सम नंबर 15, both the cards drawn are face card. You can use the shortcut if you want to, बट यहाँ पे शॉर्टकट्स में बहुत अच्छे से दिमाग लगाना कि यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट दिया है, मतलब यहाँ पे कंडीशन लगेगा। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब दूसरा एक पत्ता कम हो जाएगा तो कंडीशन लगेगा। ट्राई द सम नंबर 15 एवरीवन। 2 कार्ड्स निकालने हैं 52 कार्ड्स में से विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ऑफ फेस कार्ड? 12 फेस कार्ड होते हैं। कितना? 12। सर हो गया, मिल गया आंसर। करो सॉल्व करो अच्छे से। मिला आंसर। कितना आया? 11/221। तुमको बाकी लोगों को भी करने दो यार, चलो साफ टाइम से मेरे को। राइट है आपका आंसर?
So 11 by 221. 11 by 221. परफेक्ट, राइट है। 11 by 221 इज द करेक्ट आंसर। इसको भी आया राइट है। द आंसर इज 11 by 221। चलते हैं फिर आगे, ध्यान देते हैं। तो बहुत सी चेंजेस है सम था। द आंसर इज 11 by 221। ऐसे बहुत सम मैंने आपको पहले भी कराया है, ठीक है। ऐसे ही सेम आपका सम नंबर 17 है, वो भी मैं आपसे करवाऊंगा, बट थोड़ा ध्यान देते पहले। टॉपिक पे आते हैं, एक बार मैं डिस्कस कर लूं जिनको नहीं आया उनके लिए। सम नंबर 15, हमको बोला गया है कि 2 बॉल्स निकाले हैं, सॉरी 2 कार्ड्स ड्रॉ किए आउट ऑफ 52 कार्ड्स। कितना चांस है कि दोनों के दोनों कार्ड्स जो है वो फेस कार्ड हो। तो बोथ द कार्ड्स आर फेस कार्ड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसका फॉर्मूला क्या बनता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, यही बनता है। व्हाट इज द चांस दैट द फर्स्ट कार्ड इज अ फेस कार्ड? 12 by 52. What is the chance that the second card is a face card? 11 by 11 by 51. बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 12 by 52 into 11 by 51। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना बोला आपने आंसर? 11 by 21. 11 by 221. 11 by 221। 3s are 17s are 1s are ऐसा कुछ होगा, सॉल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है। 4s are 13s are 13 में से हाँ राइट है। 11 upon 221, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। The first card is a face card is 12 by 52. Second card is a face card, condition that the first card which is drawn is already a face card. तो एक फेस कार्ड भी कम हो गया और एक पत्ता भी कम हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड इज अ फेस कार्ड? 11 by 51। तो ये होगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ये होगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 12 by 52 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज 11 by 51। मल्टीप्लाइंग बोथ वी विल गेट 11 by 221। सॉल्व द 17 सम नाउ। सॉल्व द 17 सम फास्ट। Sum number 17, same sum है, I need an answer from your end. Sum number 17, same sum है. What is the probability that both the balls are white? A bag contains 3 red balls and 5 white balls. 3 red ball है और 5 white ball है. 3 red balls and 5 white balls. इनमें से 2 balls ड्रॉ किया है विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर व्हाइट? Sir, 5 by 16. 5 by 5 by 14. 14 आया। 14. चेक करते हैं ना यहाँ पे। बोथ आर व्हाइट मतलब क्या हो गया? बोथ आर व्हाइट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 5 by 8। यही फॉर्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। अब रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, Yes, sir. 5 by 14 है. रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो पहला बॉल व्हाइट आने का चांस कितना है? 5 by 8 और दूसरा बॉल व्हाइट आने का चांस कितना है? 4 by 4 by 7. 7. 1s are 2s are 5 by 14 इज द आंसर। इजी, एकदम समझ में आ रहा है अभी कॉन्सेप्ट सबको? पक्का Yes. Yes. क्लियर है? बात करेंगे सम नंबर 18 का। आ जाओ सम नंबर 18 पे। 18 सम मैं सिखाता हूँ, ध्यान देना। आई होप कि 17 समझ में आया। 16 सम मैंने जानबूझ के स्किप किया क्योंकि 16 सम बहुत ज्यादा टाइम लेगा। इट विल नियरली टेक हाफ एन आवर टू एक्सप्लेन। तो इसको मैं हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। आप लोग कोशिश करना, और अगर मेरे से हुआ तो मैं उसका सॉल्यूशन बना के ग्रुप पे डाल दूंगा, आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका। प्रोबेबली मैं वही करूंगा क्योंकि आधा घंटा वेस्ट करना मतलब टाइम वेस्ट है, ठीक है। बात करेंगे लोग सम नंबर 18 का, व्हिच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एंड आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू मूव टू एक्सरसाइज 9.5 डायरेक्टली। बेस थ्योरम हम लोग लास्ट में करेंगे क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सम नंबर 18, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली बोला है अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। हमको समझते हैं, शॉर्टकट में भी सिखाऊंगा, लिख के बताऊंगा। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन।
ऑब्वियसली चिल्ड्रंस में क्या आते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रंस आर गर्ल्स गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ गर्ल। ओरली आंसर आता है बट फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। तो फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, द पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ द चिल्ड्रन कैन बी, both can be boys, first can be a boy, second can be a girl, first can be a girl, second can be a boy, or both can be a girl, both can be a girl. We got n of s is equal to 4. Therefore we can say that n of s is actually equal to 4. ठीक है, तो इवेंट ए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ गर्ल। A is an event that at least one of them is a girl. Event that at least one of them is a girl. Event that at least one of them is a girl. तो क्या होगा, A के अंदर कम से कम एक गर्ल तो आना होना ही चाहिए। क्या होगा, बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल बॉय, और इट कैन बी बोथ कैन बी गर्ल। ठीक है, तो n of a कितना आ गया मेरा, n of a आ गया मेरा 3, और therefore मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना हो जाएगा 3/4। आई होप कि इतना तो क्लियर हो गया सबको। अब दूसरा क्या आएगा, इवेंट बी। इवेंट बी क्या बोल रहा है, बोथ आर व्हाट, बोथ आर गर्ल्स। बी क्या बोल रहा है, इवेंट दैट बोथ आर गर्ल्स, इवेंट दैट बोथ आर गर्ल्स। तो दोनों गर्ल्स होने का सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी है, जीजी। ठीक है, तो बोथ आर गर्ल्स मतलब जीजी हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ बी कितना हो गया, देयरफॉर नंबर ऑफ बी 1 हो जाएगा, एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा 1/4। अब क्वेश्चन समझते हैं। कैन वी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी नाउ, ऑब्वियसली ये कॉमन है, 1/4 आएगा। 1/4। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, जीजी, राइट। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 1, और इसका आंसर कितना आएगा 1, एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आएगा 1/4। अभी क्वेश्चन समझने की कोशिश करो ना। नाउ क्वेश्चन बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कंडीशन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ गर्ल ऑलरेडी अराइव्ड। मतलब मैंने मुट्ठी में, जब मुट्ठी में मेरा आउटकम आया ना, तब मैंने आपको बोल दिया, जो मेरे मुट्ठी में आउटकम आया, मैं बोला ये इसमें तो एक गर्ल तो है पक्का, कितना चांस है कि दोनों गर्ल हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ एज गर्ल, दैट इज बी। Probability that both the children are girls given that at least one of them is a girl is probability of B by A. What is the formula? We all know the formula. Probability of A intersection B divided by probability of A. What is probability of A intersection B? 1/4. And probability of A कितना था 3/4। 1/3। 1/3। शॉर्टकट में समझने की कोशिश करो ना, शॉर्टकट में कैसे समझेंगे इसको, तो समझने की कोशिश करो। देखो, और फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, तो ये पॉसिबल आउटकम्स है, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल। अब जब मैंने यहाँ से जब सिलेक्ट किया, दो चिल्ड्रन है ना, मैंने 2 चिल्ड्रन सिलेक्ट किया। मैंने जब 2 चिल्ड्रन सिलेक्ट किया, मैंने बोला आपको मेरे पास जो 2 चिल्ड्रन है ना, उसमें एक गर्ल तो पक्का है, देयर इज एटलीस्ट 1 गर्ल। कितना चांस होगा कि दोनों के दोनों गर्ल हो, एटलीस्ट 1 गर्ल। एटलीस्ट 1 गर्ल मतलब ये 3 पॉसिबल आ गया ना, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल, ये 3 पॉसिबल। मेरे मुट्ठी में ये 3 लोग बन गए, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, बॉय गर्ल गर्ल। ठीक है, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय। ठीक है, ये मेरे मुट्ठी में 3 लोग बन गए। कितना चांसेस है कि दोनों के दोनों गर्ल हो, सिर्फ एक ही है ना, तो 3 में से सिर्फ एक ही चांस है कि दोनों के दोनों गर्ल हो। नोटिस का आंसर 1/3। आई होप कि समझा पाया मैं आपको अच्छे से। बोलो क्लियर है, समझा पाया मैं आपको ये एवरीवन? यस सर। मुट्ठी में जो आंसर आया था वो मैंने बता दिया कि अरे दोनों के दोनों मुट्ठी में जो आया था, मैं बोलता इसमें एटलीस्ट 1 गर्ल इज देयर, एक गर्ल तो है पक्का। कितना चांसेस है कि दोनों के दोनों गर्ल हो, तो जब मैंने बोला एक गर्ल है पक्का, तो आपके मन में आ रहेगा बॉय गर्ल हो सकता है, गर्ल बॉय हो सकता है, गर्ल गर्ल हो सकता है। कितना चांसेस है कि दोनों गर्ल हो, जी जी, दैट इज 1/3। द आंसर इज 1/3। So we are completed with exercise 9.3. Now we'll move to exercise 9.4. आते हैं 9.4 पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। We'll move to, और we can move to 9.5. 9.5 का बेटर रहेगा, थोड़ा इजी टॉपिक है, तो 9.5 पे चलते हैं। ठीक है, हटा रहा हूं इसको मैं। We'll talk about 9.5. तो 9.5 जो है ना, वो डिपेंड, वो आपके है odds in favor of event है एंड odds against event है। मैं समझाता हूँ।
नहीं भी समझ में आया तो कल के लेक्चर में बहुत अच्छे से करेंगे, नया टॉपिक है, नियरली टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड इन डिटेल। तो देखते हैं कितना समझ पाते हैं हम लोग अच्छे से, कोशिश तो पूरा करूंगा मैं। टॉपिक का नाम है एक्सरसाइज 9.5, एक्सरसाइज 9.5, टॉपिक का नाम है ऑड्स। अब ऑड्स का फुल फॉर्म क्या वो देखो। ऑड्स इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। साइन करेगा तो थोड़ा ध्यान देना, रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ऑड्स क्या होता है? ऑड्स होता है रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अपना टॉपिक का जो नाम है वो है ऑड्स, और ऑड्स होता है रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलो, या रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटीज। रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटीज मतलब क्या हो गया, एक ए रहेगा, दूसरा कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, ए डैश, तो इन दोनों का रेशियो, या एक ए डैश रहेगा तो दूसरा रहेगा ए, इन दोनों का रेशियो। तो हम लोग को बेसिकली इसमें चैप्टर में इन दोनों के बारे में पढ़ना है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सब पढ़ाऊंगा मैं। रेशियो, रेशियो एक और उसके इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बीच में रेशियो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो वी आर फाइंडिंग ऑड्स, एंड ऑड्स का मतलब होता है रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। So if one of the event is A, then its complementary is A dash. If one of the event is A, then its complementary is A dash. तो रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, तो बहुत अच्छे समझना है यहाँ पे, बहुत अच्छे से समझ के लेना, ठीक है। So let n be number of sample points in a sample space. Let n be number of sample points in a sample space. वैसे फॉर्मूला भी पढ़ा पाए ना आज के लेक्चर में तो बहुत हो जाएगा। Let n be the number of sample points in a sample space. ठीक है। So out of n sample points, out of n sample points, out of n sample points, m जो है m sample points, m sample points, out of n sample points, m sample points are favorable for occurrence of event A, और occurrence of event A। प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं बोलता हूँ मेरे पास ना 10 सैंपल पॉइंट है, 10 में से 3 सैंपल पॉइंट इवेंट ए को फेवर करता है, तो इवेंट बी ए डैश को कितने फेवर करेंगे बताओ, नहीं समझा। 10 सैंपल पॉइंट्स में से 3 सैंपल पॉइंट इवेंट ए को फेवर करता है, तो ए डैश को कितने फेवर करेंगे, 7। 7 कौन सी बात है। तो यहाँ पे यही लिया, देखो 10 के बदले मैंने n लिया है, तो आउट ऑफ n सैंपल पॉइंट्स m सैंपल पॉइंट्स जो है वो a को फेवर करता है, तो a डैश कितने फेवर करेंगे तो बताओ। n minus m। आंसर इज n minus m, 10 minus 3 7। समझ में आया। तो अगर n सैंपल पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स a को फेवर करते हैं, तो जो बच गए वो किसको फेवर करेंगे, a डैश को। जो बच गए वो किसको फेवर करेंगे, a डैश को। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रैकेट में आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि जो m रहेगा वो n से छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। इतना अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। m जो रहेगा वो n से छोटा होना चाहिए। So let n be number of sample points in the sample space. Out of n sample points, m sample points are favorable for the occurrence of event A. जो बच गए क्या करेंगे, इसे कॉम्प्लीमेंट्री को फेवर करेंगे। So therefore n minus m, सिंगल कोट्स में डाल देते हैं, therefore n minus m sample points, therefore n minus m sample points क्या, n minus m sample points क्या आएगा आंसर। Therefore you can say that n minus m sample points are favorable for the occurrence of event A dash, for the occurrence of its
ऑफ ए डैश समझा ना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है, आर फेवरेबल फॉर द ऑकरेंस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए डैश, लिख देते हैं पूरा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा, पढ़ने में आपको इजी पड़ेगा, आर फेवरेबल ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है मेरा ए डैश। तो अगर n में से m लोग a की तरफ जाते हैं तो कितने लोग a डैश की तरफ जाएंगे, n माइनस n, तो यहाँ से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a निकाल सकता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना आएगा मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a आएगा, m लोग फेवर कर रहे हैं n में से, प्रोबेबिलिटी ऑफ a विल बी m अपॉन n, प्रोबेबिलिटी ऑफ a विल बी व्हाट, m अपॉन n, ये हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ a। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a डैश कितना होगा मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a डैश इज एक्चुअली माइनस n अपॉन माइनस m अपॉन n, m upon n। n माइनस m अपॉन n। बोलो इतना समझ में आएगी नहीं, ये समझ में आया एवरीवन? Yes. 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 वेरी सिंपल। अब इसका रेशियो निकालो, बस कुछ नहीं करना है। तो रेशियो दो तरीके का होता है, एक होता है रेशियो ऑफ फेवरेबल केसेस टू दैट ऑफ अनफेवरेबल केसेस, और दूसरा होता है रेशियो ऑफ अनफेवरेबल केसेस टू फेवरेबल केसेस। सब समझाता हूँ, पहले वो इतना समझ में आया, ये समझ में आया सबको, पहले आया ना? रेशियो ऑफ टू Yes. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ये समझ में आया सबको पक्का एवरीवन? तो अगर मेरे को ओरली बता पाओगे आप, ओरली P ऑफ A रेशियो P ऑफ A डैश P बता सकता है ओरली क्या आएगा आंसर? m upon n minus m। क्या बात है, आंसर है ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे ना, तो m अपॉन n माइनस m, इसको बोलते हैं ऑड इन फेवर ऑफ a। अब बोलोगे सर फेवर क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि पहले a आ रहा है ना, इसलिए फेवर बोल रहे हैं, पहले a आ रहा है इसलिए फेवर। अगर मैं ये मांगू तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a डैश रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ n minus m upon m। n माइनस n अपॉन m, इसको बोलते हैं ऑड्स अगेंस्ट है। अगेंस्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले a डैश का आंसर आ रहा है इसलिए अगेंस्ट है, ऑड्स अगेंस्ट है। तो यही पढ़ना हम लोग को आगे, ऑड्स इन फेवर ऑफ a, ऑड्स अगेंस्ट है, वेरी सिंपल, दिस इज द फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ a रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ a डैश, इसको बोलते हैं ऑड्स इन फेवर ऑफ a। प्रोबेबिलिटी ऑफ a डैश रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ a, इसको बोलते हैं ऑड्स अगेंस्ट है। ये मैंने शॉर्टकट में सीखा है, अभी लॉन्ग कट में अच्छे से लिखा गया है, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर भी, ठीक है? अब इसका डेफिनेशन लिखा के देता हूं मैं, चलो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं, हटा रहा इसको। तो अगर n में से m लोग a को फेवर करते हैं तो कितने लोग a डैश को फेवर करेंगे, n माइनस n। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना आएगा, m अपॉन n, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a डैश कितना आएगा, n माइनस m अपॉन n। अब इसमें दो पार्ट है, पहला रेशियो इन फेवर ऑफ a और दूसरा रेशियो अगेंस्ट है, तो दोनों पढ़ते हैं हम लोग। रेशियो ऑफ number of favorable cases, ratio of number of favorable cases to number of unfavorable cases, to number of unfavorable cases, favorable to unfavorable, is called odds in favor of event, is called odds in favor of event A. It's called odds in favor of event A. It's called odds in favor of event A. ठीक है? That is given by, कैसे दिखा जाएगा इसको? Probability of A, पहला favorable आया ना, तो probability of A to unfavorable, unfavorable क्या हो गया A dash, और इसका आंसर क्या आएगा, probability of A ratio probability of A dash is actually m upon n minus m। होप कि आपको समझ में आएगी, ठीक है? अब इसका सेकंड केस उल्टा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस is called odds against event A. It's called odds against event A. It's called odds against event A. अब पहला अनफेवरेबल आया ना, तो पहला अनफेवरेबल आया मतलब क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश। पहला अनफेवरेबल आया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश, और फेवरेबल आया तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। So probability of A dash ratio probability of A, the answer is n minus m upon m. अनफेवरेबल नहीं समझा, अनफेवरेबल मतलब नहीं समझा। अनफेवरेबल मतलब A dash, कॉम्प्लीमेंट को अनफेवरेबल बोलते हैं। फेवरेबल मतलब A, अनफेवरेबल मतलब A dash।
समझा? मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को इवन नंबर आना चाहिए, तो इवन नंबर नहीं है नहीं आया तो क्या रहेगा? ऑड अनफेवरेबल। नंबर। समझा? तो फेवरेबल केसेस मतलब जो इवेंट है मेरा उसको फेवर बोलते हैं हम लोग, और जो नहीं आ रहा उसको अनफेवरेबल बोलते हैं। तो रेशियो ऑफ फेवरेबल केसेस टू अनफेवरेबल क्या होगा? पी ऑफ ए रेशियो पी ऑफ ए डैश। तो यहाँ पे फेवर का बात हो रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं ऑड्स इन फेवर ऑफ ए। तो फेवर ए हो गया और अनफेवरेबल ए डैश हो गया। यहाँ पे अगेंस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले अनफेवरेबल आता है, बाद में फेवर आता है। तो रेशियो ऑफ अनफेवरेबल केसेस टू द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस मतलब जो मुझे चाहिए, अनफेवरेबल केसेस जो मुझे नहीं चाहिए। समझा? मैं आपको एग्जांपल लेके दूं, एक सुनो, ये देखो। मान लो कि एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करना। अ डाई इज थ्रोन, फाइंड odds in favor of A find odds in favor where A is the event. Find odds in favor. Find odds in favor of A where A is the event of getting a prime number. A is a prime number. तो सोचो अच्छे से, और ही बता लोगे आप। तो अभी आप मुझे बताओ, अ डाई थ्रो किया मैंने तो सैंपल स्पेस का आएगा 1 2 3 4 5 6। अब A के अंदर क्या क्या आएगा बोलो? A के अंदर आएगा 2 3 5। ठीक है, A के अंदर आ गया 2 3 5। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A? 1/2. तो प्रोबेबिलिटी से मतलब ही नहीं है मेरे को। अच्छा, अगर A के अंदर 2 3 5 आया तो A डैश के अंदर क्या क्या आएगा? 1 4 4 6 समझा? इतना क्लियर है? तो क्या आएगा आंसर? प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A को मैं हाफ लिखूं चलेगा? बोलो हाँ या ना? 1/2. और प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश कितना होगा? ये भी 1/2। 1/2. अब क्वेश्चन क्या मांग रहा है? ऑड्स इन फेवर ऑफ A। क्वेश्चन क्या मांग रहा है? ऑड्स इन फेवर। तो ऑड्स इन फेवर का फॉर्मूला क्या है? ऑड्स इन फेवर का फॉर्मूला क्या? देखो ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इसका आंसर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश। क्या आएगा इसका रेशियो? हाफ 1/1। बोलो समझा? 1:1। समझा? यस। अब अगर क्वेश्चन में बोला होता ऑड्स अगेंस्ट A, अब अगर क्वेश्चन में बोला होता ऑड्स अगेंस्ट A, तो ऑड्स अगेंस्ट A में सिर्फ कन्वेंशन चेंज होता था। पहले A डैश आता था, पहले अनफेवरेबल आता था, बाद में फेवरेबल आता था। और इसका भी तो आंसर 1:1 ही आएगा। 1:1। नहीं समझा? अभी समझा थोड़ा बहुत? यस। पहले बोला था कि 10 मिनट में नहीं हो पाएगा, थोड़ा हम लोग इसको अच्छे डिटेल में करेंगे। तो कल के लेक्चर में जब मिलेंगे तो इसके ऊपर सम्स करेंगे अच्छे से। होपफुली कि मैं थोड़ा बहुत आपको समझा पाया कि अगर n सैंपल पॉइंट्स है, सैंपल पॉइंट्स है सैंपल स्पेस में, तो अगर उसमें से m सैंपल पॉइंट्स A को फेवर करता है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A विल बी m/n। तो जो बचे हुए हैं वो A डैश को फेवर करेंगे, दैट इज n - m/n। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश विल बी n - m/n। तो अगर हम लोग ने फेवरेबल टू अनफेवरेबल निकाला, फेवरेबल टू अनफेवरेबल उसको बोलते हैं फेवर ऑफ इवेंट है। अनफेवरेबल टू फेवरेबल निकाला उसको बोलते हैं अगेंस्ट इवेंट है। सो फेवरेबल टू अनफेवरेबल को बोलते हैं इवेंट ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश m/n-m। अनफेवरेबल टू फेवरेबल आएगा तो क्या बोलते हैं? ऑड्स अगेंस्ट इवेंट है। उसका आंसर क्या आता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ A n-m/n। तो एग्जांपल के तौर पे भी मैंने बताया आपको, कोशिश किया समझाने का, प्रोबेबली समझ में आ रहेगा। बोलो समझा पक्का? एवरीवन अंडरस्टूड? थोड़ा बहुत ठीक है? यस।